ब्राह्मण जहां जाता है वहां ब्राह्मण बन के रहता है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है तब भी ब्राह्मण बन के रहता है। हमारा व्यक्ति के सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो जो जज बन जाता है। हमारा व्यक्ति जज बनकर काम करता है, ब्राह्मण बन के काम करता है। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। एक महत्वपूर्ण बात हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। एक 15% का सर्कल है, 85% का सर्कल है। 15% का व्यक्ति अगर 85% के क्षेत्र में आता है तो समझ लेना वो बदमाशी करेगा ही करेगा। वो बिल्कुल ही आपके साथ में कोई भी इस तरीके का व्यवहार करने वाला नहीं जिससे आपको फायदा होने वाला हो। जब डर होगा तो आपके पैर छू लेगा। डॉक्टर राजेश कुमार सर, नेशनल प्रेसिडेंट, इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन, दिल्ली। हेलो, जय मूलवासी सभी साथियों को। आज इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन के माध्यम से 7वां दिल्ली राज्य अधिवेशन हम लोग संपन्न करने जा रहे हैं। कई सारे स्पीकर्स जो इस पंपलेट पे नाम नहीं है, उन लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया, चूँकि समयबद्ध कार्यक्रम होने की ज़रूरत है और जो दिल्ली की हमारी टीम है अभी वो नई है, वो टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा उनको दिक्कतें आई हुई है। उसकी वजह से जो सभी को समय मिलना चाहिए और जो बाहर से भी जो ऑडियंस की तरफ से जो रिक्वेस्ट आई वहाँ पर मैनेजमेंट करने में दिक्कतें हुई है। भविष्य में क्योंकि ये लोग सीख रहे हैं तो सीखने की प्रोसेस है उसमें हैं, इसलिए भविष्य में समस्याएं नहीं आएंगी, ऐसा हम लोग उनके लिए बाद में ट्रेनिंग दिया जाएगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि कार्यक्रम को केवल मेरे मन में आया या मेरी इच्छा भी आ गई बोलने के लिए, इसकी वजह से नहीं लगाया हुआ है। अगर केवल बोलना का ही मकसद होता था बोलने के लिए तो बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं। मकसद है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे फोर फादर्स ने हमारे लिए छोड़ी हुई है, जो अधूरा मिशन है, उसको पूरा करने के दृष्टिकोण से एक कार्यक्रम आयोजित है और ये संगठन भी उसी दृष्टिकोण से बना हुआ है। और इसीलिए इसमें विषय बनाकर हम लोग चर्चा और डिबेट ऑल इंडिया में कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत आज दिल्ली में भी हम लोग कर रहे हैं। पिछले संडे में हम लोग पंजाब में राज्य अधिवेशन संपन्न करके आए, वहाँ पर यही विषय लगे हुए थे। कॉमन विषय है ये, इसमें स्टेटस ऑफ ओबीसी, एसटी एंड कन्वर्टेड माइनॉरिटीज एज प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर एट प्रेजेंट इन द हेल्थ सिस्टम ऑफ इंडिया। तो इस सब्जेक्ट में 4 कंपोनेंट आ रहे हैं, एक तो कंज्यूमर है, दूसरा प्रोवाइडर है और एक हेल्थ है, एक सिस्टम है। हेल्थ और सिस्टम 2 शब्दों के मिलकर शब्द बनाया है हेल्थ सिस्टम। तो इसको ऑब्जेक्टिवली समझने की जरूरत है। बहुत सारे डाटा, बहुत सारी चीजें जो बताई गई है उसको मैं रिपीट करने के बजाय इसको ऑब्जेक्टिवली समझाने का प्रयास करूंगा। दूसरा, इसी में इसका पूरक सब्जेक्ट है वो इसमें ऐड किया हुआ है, वह रोल ऑफ इंपा एंड मूल निवासी बहुजन डॉक्टर्स मेडिकल प्रोफेशनल इन एस्टैब्लिशिंग सोशियो इकोनॉमिक हेल्थ केयर इन हेटेरोजीनस सोशल सिस्टम। सोशियो इकोनॉमिक हेल्थ केयर सिस्टम हम डेवलप करना चाहते हैं, कहां पर? जहां पर हेटेरोजीनस सोसाइटी है। हेटेरोजीनस सोसाइटी मतलब ग्रेडेड इनइक्वालिटी है, कास्ट सिस्टम है, वर्ण सिस्टम है, दोनों लागू है अभी भी। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानता लेकिन ये लागू है। तीसरा, फिर हमारे पास सोल्यूशन क्या है इसका, जो प्रॉब्लम चल रही है भारत में जिसको हम लोग हल करना चाहते हैं, उसके लिए टॉपिक दिया हुआ है सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ मूल निवासी बहुजन मेडिकल प्रोफेशनल एंड मूल निवासी बहुजन समाज इज नॉट पॉसिबल विदाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ। यानी संगठन शक्ति के बगैर जो भी हमारे देश की समस्या है मूल निवासी बहुजन की या मेडिकल प्रोफेशनल्स की, वो सॉर्ट आउट हम नहीं कर सकते हैं। अगर उसको सॉर्ट आउट करना है तो संगठन शक्ति हमें बनानी ही होगी। तो इस तरह से ये जो टॉपिक चर्चा के लिए रखे गए हैं, ये टॉपिक चर्चा करने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम बना के रखा हुआ है। और ये कार्यक्रम जो फोर फादर्स हमारे हैं, खासतौर से इस महीने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले, इनकी जन्म जयंती हुई और मार्च में माननीय कांशीराम साहब की जन्म जयंती हुई है। कॉमनवेल्थ
एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के रूप में हम लोगों ने हमारे फोर फादर्स को डेडिकेट किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन का जन्म हम लोगों ने 28 अप्रैल 2013 को किया था। कल 28 अप्रैल समाप्त हुई है, आज 29 अप्रैल है। 28 अप्रैल 2013 से लगाकर अभी तक हम लोग 10 साल कंप्लीट कर चुके हैं। 10 साल का यह संगठन हो चुका है। जो वर्थ कन्वेंशन था वो इसी एनेक्सी हॉल में हमने किया था। ये पूरा हॉल जो 3 हॉल इसमें है वो सारे के सारे हमने उसमें बुक किए हुए थे। उस समय 21 स्टेट से 800 डेलीगेट्स यहां पर मौजूद थे और ऑन रिकॉर्ड है। उसमें डॉक्टर जगदीश प्रसाद सर खुद एज ए चीफ गेस्ट थे और डॉक्टर रतन सिंह सर भी चीफ गेस्ट थे और यहां पे मौजूद थे। डॉक्टर डीजी सर नहीं आए थे लेकिन डॉक्टर रतन सिंह सर यहां पे मौजूद थे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन उस समय इतने 21 स्टेट से लोग थे और यही इसी हॉल में और मेन बिल्डिंग में कई सारे कार्यक्रम हम लोग कर चुके हैं। जो 7वां है, इसका मतलब 6 हमने जो किए हैं वो 6 के 6 अधिवेशन यही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुए। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर स्ट्रेंथ नहीं रही है, ऐसा नहीं है। हर संगठन में और हर समाज में अलग अलग परिस्थितियां निर्माण होती रहती है। भिक्षु संघ जो तथागत गौतम बुद्ध ने बनाया था, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर खुद ही तथागत बुद्ध थे। उनकी वजह से जीव जैसा न्यूरोसर्जन हमारे समाज में पैदा हुआ। वो व्यक्ति जिसने दुनिया को एक आइडिया दिया, वो आज भी उन आइडियाज, आज भी उन विचारों को कोई काट नहीं सकता। वो ट्रूथ है, सत्य पर आधारित चीजें थी। वही व्यक्ति, वही महापुरुष, वही महामानव जब धम्म के लेवल पे धम्म देशना के लिए लोग बुलाता है, कॉन्फ्रेंस बुलाता है, तो बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं उसके सामने और वो आते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, बगैर कुछ बोले ही चले जाते हैं। तो लोग सोचते हैं आज हो सकता तथागत कुछ नहीं बोलना चाह रहे होंगे। 5 दिन का कार्यक्रम था वो। अगले दिन आधे लोग रह गए। फिर उसके बाद में तथागत बैठे रहे थोड़ी देर, फिर चुपचाप चले गए, फिर उसके आधे रह गए। ये प्रोसेस चलती रही। लास्ट में जब 5 लोग बचे, उनको उन्होंने जानकारी दिया, बताया दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है। ये विशियस साइकिल है, विशियस साइकिल है। जो आज परिणाम है वो कल नए परिणाम के लिए कारण बनेगा। जो चीज आज परिणाम के रूप में देख रहे हैं हम, वो नए परिणाम के लिए कारण बनेगा। ये विशियस साइकिल चलता रहेगा। तो इसकी परवाह नहीं है। लोग कम होते हैं, लोग ज्यादा होते हैं। परवाह इस बात की करनी चाहिए जो विचार ह्यूमैनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, मानवता के लिए इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी मानव विशेष के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो विचार समाज में प्रस्थापित होना चाहिए। उसके लिए क्या हम प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं? स्पीकर तो बहुत सारे हैं, ऑडियंस भी बहुत सारे हैं, प्रचारक कितने हैं? आपके ऑर्गेनाइजर कितने हैं? आपको ऑर्गेनाइजर और प्रचारक बनना होगा। हमारे समाज में ऑर्गेनाइजर और प्रचारक निर्माण होने चाहिए। हमारे किसी भी महापुरुष ने कभी ब्लडी क्रांति नहीं किया, ब्लडी रिवॉल्यूशन नहीं किया। उन्होंने केवल प्रचार प्रसार से ही क्रांति किया। और हम लोग भी ये काम कर सकते हैं। जरूरत है लोगों के सामने फैक्ट देने की। एक है सोशल चेंज, एक है सोशल रिवॉल्यूशन। हम सोशल रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब सोशल चेंज नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमारे महापुरुषों ने जो किया उसकी वजह से सोशल चेंज हुआ है। आज की डेट में अगर हम डॉक्टर्स हैं, टाई सूट पहने हुए हैं, गाड़ियों पर चल रहे हैं, बड़े बड़े हमने घर लिए हुए हैं, ये सोशल चेंज है। आप 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले की आप देखिए, ब्राह्मण को ब्राह्मण के रूप में कहने की किसी की हिम्मत नहीं होती। पाया लागी पंडित जी बोलना पड़ता था। आज हम उनको कह सकते हैं कि ब्राह्मण होना ही तुम्हारा गुनाह है। कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको कहीं ब्राह्मण के रूप में मान्यता नहीं दिया हुआ है, उनको भारत का नागरिक मानता है। इसका मतलब हम लोगों को यह समझना चाहिए कि चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट जो रिवॉल्यूशन जब तक नहीं हुआ तब तक ये सिस्टम चेंज होने वाला नहीं है।
राजनीतिक परिवर्तन शॉर्ट टर्म है, पॉलिटिकल चेंज शॉर्ट टर्म है, लेकिन पॉलिटिक्स के माध्यम से बहुत सारी चीजें आप चेंजेस कर सकते हो। आज आपके पास राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं, कल हो सकता ना हो। उस समय स्थिति क्या होगी, उस समय आप क्या करेंगे? ये हुआ उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री मायावती जी बनी, अलग अलग राज्यों में ओबीसी के चीफ मिनिस्टर बने और चीजें खत्म हो गई। अब क्या करोगे? अब सारे लोग परेशान हैं कि हम लोग खतरे में हैं। 2024 सभी लोग भय के मारे परेशान हैं कि 2024 क्या आएगा, फिर उसके बाद भारत में सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह विशियस साइकिल है, कोई चीज स्थायी नहीं है। प्रकृति का एक सिद्धांत है, परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन होता ही है। उस परिवर्तन के लिए आपने क्या किया, इसके ऊपर बहुत कुछ परिवर्तन में निर्भर करता है। हम बच्चे थे, जवान हुए, बूढ़े भी होंगे, ये परिवर्तन है, इसको कोई रोक नहीं सकता, कितना भी आप कुछ भी कर लो। तो इसलिए ये जो टॉपिक लगाए हुए हैं, इन टॉपिक को गंभीरतापूर्वक हमें समझने की जरूरत है। जो ओबीसी, एससी, एसटी एंड कन्वर्टेड माइनॉरिटी के रूप में हमने टॉपिक लगाया कि ये कंज्यूमर और प्रोवाइडर के रूप में कहा है। हेल्थ सिस्टम को अगर पहले समझोगे तभी ये समझ में आएगा कि ये कंज्यूमर प्रोवाइडर के रूप में हम क्या कहना चाहते हैं। हम लोग मेडिकल साइंस के लोग हैं, मेडिकल साइंस के लोग सभी ने पीएसएम पढ़ा हुआ है और कोई पीएसएम पे अमल नहीं करता है, कोई अमल नहीं करता। हेल्थ का डेफिनेशन क्या है? हेल्थ का डेफिनेशन केवल बीमारियों से दूर होना नहीं है, लिखा हुआ है बाकायदा WHO का जो डेफिनेशन है, फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबीइंग, नॉट मेयरली फ्री फ्रॉम डिजीज। क्या है हेल्थ की स्टेटस? फिजिकली क्या, सोशली क्या ये हमको समझ में आया हेल्थ के लोगों को? ये जो उसमें डिफिनीशन दिया गया है, ये डिफिनीशन के पीछे इतना बड़ा लॉजिक क्या है? आर्टिकल 47 डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिख रहे हैं। आर्टिकल 47 में लिखते हैं, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज लिविंग स्टैंडर्ड, न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ। यानी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाया गया, और ये चैप्टर 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? स्टेट का इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट से मतलब नीचे से लगा के सुप्रीम कोर्ट तक सभी लोग स्टेट का मतलब निकालते हैं कि स्टेट का मतलब होता है प्रदेश। स्टेट का मतलब प्रदेश नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी मेरे पास में रखी हुई है, क्योंकि ये रखना पड़ता है। इसका आज तक सही हम लोगों ने विश्लेषण नहीं किया। इसमें लिखा हुआ है चैप्टर 4 का पहला 36 जो लिखा हुआ है आर्टिकल, उसमें लिखा हुआ है, इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेस्ट अदरवाइज रिक्वायर द स्टेट हैज सेम मीनिंग एज इन पार्ट 3। स्टेट का मतलब क्या होगा? जो पार्ट 3 यानी चैप्टर 3 में जो लिखा हुआ है वही स्टेट का मतलब क्या है। अब इसके लिए चैप्टर 3 पढ़ना पड़ेगा। इसकी जहमत हम उठाते नहीं कि जो चैप्टर 3 में लिखा वही होगा। स्टेट के मीनिंग के लिए चैप्टर 3 में जो लिखा हुआ है आर्टिकल 12 में, वो क्या लिखा हुआ है? इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेस्ट अदरवाइज रिक्वायर द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया and government and legislature of each of the state and all local or other authorities within the territory of India are under the control of government of India। क्या मतलब स्टेट का? भारत की पार्लियामेंट, भारत सभी स्टेटों का लेजिस्लेचर, वो सारा का सारा स्टेट के अंदर ही आता है। स्टेट का 2 हिंदी में अर्थ है। एक हिंदी में अर्थ हम लगाते हैं प्रदेश, दूसरा अर्थ लगा लेते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसको हम लोगों ने समझा नहीं, जो प्रचार किया गया उसको ही हमने समझा कि हेल्थ का मतलब ये इट इज ए स्टेट मैटर। ये स्टेट का मैटर नहीं है। भारत में जो लेजिस्लेचर है टॉप टू बॉटम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा साहब अंबेडकर हेल्थ सिस्टम के बारे में कैसा सोचते हैं ये हमको समझने की जरूरत है।
बाबा साहब के दृष्टिकोण से अगर हम लोग समझते हैं तो बात समझ में आई, कॉन्स्टिट्यूशन को ऑब्जेक्टिवली समझने की जरूरत है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिवली समझने की जरूरत है। भारत में जो सोशल सिस्टम था, जो सोशल ऑर्डर है, वो ग्रेडेड इनइक्वलिटी पर है, हेट्रोजीनियस सोसाइटी है। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, उस समय सभी लोगों को बराबर का हक अधिकार दिया गया, सभी को फंडामेंटल राइट्स मिले। यानी ब्राह्मणों को भी फंडामेंटल राइट्स है, क्षत्रियों को भी फंडामेंटल राइट है, वैश्यों को भी फंडामेंटल राइट है, शूद्रों को भी फंडामेंटल राइट है, अनटचेबल को भी फंडामेंटल राइट है। लेकिन यहां पे नॉमेनक्लेचर बदल गया। भारत में रहने वाले लोगों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक वो लोग जो 26 जनवरी 1950 से पहले पीड़ित थे, दूसरे वो लोग जो 26 जनवरी 1950 से पहले भी रूलिंग क्लास थे और वर्तमान में भी रूलिंग क्लास है। यानी शोषक और शासित दो ही कैटेगरी। शोषित वर्ग में सब कैटेगरी है और इसके लिए बाकायदा अनुच्छेद 340, 341, 342 तीन लिखा गया। अब तीनों में एक कॉमन बात है जो आज तक हम खासतौर शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं समझ पा रहे। शेड्यूल कास्ट अपने आप को बाकी बहुजनों से सेग्रीगेट करने की कोशिश करते हैं। अनुच्छेद 340 में लिखा है जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े, वो लोग बैकवर्ड है। वो कौन लोग हैं, उनके लिए कमीशन बनाया जाना चाहिए, आइडेंटिफाइड किया जाना चाहिए कौन कौन लोग हैं और उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 341 में लिखा गया जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, जिनमें अनटचेबिलिटी, जिनके साथ अनटचेबिलिटी होती है, अस्पृश्यता का व्यवहार होता है। लेकिन कॉमन मुद्दा क्या है? सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन। तीसरा 342 जो लिखा गया हुआ है उसमें भी लिखा गया जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। एक एडिशनल उसमें क्वालिटी है, वो है ट्राइबल ट्रेड्स। तीनों जो ओबीसी और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कास्ट कहे जा रहे हैं, इन तीनों में कॉमन बात क्या है? तीनों सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। रिजर्वेशन का प्रोविजन, रिप्रेजेंटेशन का प्रोविजन केवल शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने इन लोगों को केवल बैकवर्ड क्लास आर्टिकल 16(4) में कहा है, जिसके आधार पे शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया जाता है, जिसके तहत ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जिसके तहत ट्राइबल्स को रिजर्वेशन दिया जा रहा है। उनको कॉमन रूप से कहा, देखिए क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हम उन चीजों को सुनते और समझते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, संविधान तो देखा ही नहीं है, पढ़ने की तो दूर की बात है। इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 16(4) में, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, एनी का मतलब क्या? कोई भी कौन? ओबीसी, एससी, एसटी, यही तो सोशली बैकवर्ड है ना। लेकिन इस बात को हमने समझा ही नहीं। हम केवल ये मान चल रहे 16(4) से केवल शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिला हुआ है। ये प्रॉब्लम है हमारी। आगे इसमें इसी में लिखा हुआ, आर पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन विच इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस अंडर द स्टेट। फिर स्टेट का मतलब हमको समझना चाहिए, बार बार स्टेट का मतलब समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक के जज ये इंटरप्रिटेट करते हैं, वो इंडिविजुअल लेवल पे इंटरप्रिटेट करते हैं। वहां पर जब वो बैठे होते हैं तो वो जज बनकर बात नहीं करते हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन आया उसके बारे में डॉक्टर कुलदीप सर बढ़िया से जानते हैं, राजनारायण जी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, हम लोग भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन के लेवल पर 1 महीने से ज्यादा नौटंकी चलती रही और अल्टीमेटली उनके फेवर में दिया गया कि दे बिहेव लाइक ए ब्राह्मण। जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है? भारत में रहने वाले कौन लोग हैं? भारत में रहने वाले सभी लोग भारत के नागरिक हैं। भारत में रहने वाले लोग भारत के सभी नागरिक हैं। उन नागरिकों में दो तरीके के लोग हैं, एक जो पीड़ित रहे हैं और एक जो पीड़ित नहीं थे। पीड़ित जो थे उन लोगों को विशेषाधिकार दिया गया, प्रिविलेज दिया गया, और ये 16(4) प्रिविलेज के तहत है।
रिजर्वेशन प्रिविलेज है, इसलिए प्रिविलेज है ताकि इनको अपलिफ्ट करके बराबर पे लाया जा सके। जो प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय पर आधारित समाज एवं राष्ट्र का निर्माण करना। अर्थात जो लोग पीछे रह गए हैं उनको अगर हम प्रिविलेज नहीं देते हैं, विशेषाधिकार नहीं देते हैं, तो वो लोग अपलिफ्ट नहीं होंगे, ये एक राष्ट्र नहीं बनेगा। और ये आशंका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान सुपुर्द करते समय थी। 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हम लोग वन मैन वन वोट वन वैल्यू ये होगा, यानी एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होगा, उसका एक ही वैल्यू होगा, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से हम लोग पिछड़े रहेंगे। जब तक ये जो कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, दूर नहीं किया जाता, तब तक भारत में राजनीतिक लोकतंत्र को सही मायने में स्थापित नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? भारत में बाबा साहब अम्बेडकर केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहे, सोशल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। वेरी सोशल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की जो प्राण है, जो सोल है, जो आत्मा है, वो समाज के अंदर है। वो कहते हैं कि समता के बगैर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, और समता भी है, स्वतंत्रता भी है। यदि बंधुभाव नहीं है, भाईचारा नहीं है, तो समता स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। हमको फ्रीडम मिल गया, लेकिन इक्वलिटी कहां? इक्वलिटी के नाम पे समरसता की नौटंकी किया जा रहा। चलो मान लेते थोड़ा इक्वलिटी डेवलप हुई, तो क्या भाईचारा है? भाईचारा नहीं है। इसका मतलब भारत का जो सोशल सिस्टम है, जो सोशल सिस्टम पहले एग्जिस्ट कर रहा था, वो एज इट इज नहीं, थोड़ा सा नाम बदलकर वैसे का वैसे ही लागू है, केवल नामनक्लेचर बदला है। तो भारत के सोशल सिस्टम को अगर नहीं समझते हो, तो जो WHO का हेल्थ के लिए डेफिनेशन है, वो आप कैसे फुलफिल करोगे? सोशली, फिजिकली, मेंटल वेलबींग, क्या मतलब है? सामाजिक मतलब ये ऐसा नहीं है कि हमारे केवल क्लिनिकल डिजीज नहीं है तो हम हेल्दी हो गए। हेल्दी का मतलब क्या सामाजिक लेवल पर हमारे साथ समान व्यवहार हो रहा? क्या मेंटल डिजीज के बजाय मेंटल हेल्थ के बारे में बात कही गई है। मेंटल हेल्थ आपकी कैसे रहेगी? इसी बात को बाबा साहब अम्बेडकर के संदर्भ में अगर हम सोचते हैं तो समझ में आएगा। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे सोशियो इकोनॉमिक हेल्थ केयर सिस्टम होना चाहिए, यानी अगर ओबीसी SC ST के लोग मेडिकल प्रोफेशन में आते हैं और ये अपने समाज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे जैसे एजुकेटेड वर्ग अपने समाज का नेतृत्व करेगा, तो समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू होगा। लेकिन ये जो पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल वर्ग है, ये अपने बारे में जब सोचता है, उसको यही नहीं समझ में आया कि सोशियो इकोनॉमिक हेल्थ केयर सिस्टम क्या था। इसी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी की बात कही है, और बाकायदा उसके लिए उन्होंने आर्टिकल लिखा हुआ है। इसमें देखो आर्टिकल 38 और आपका 42, ये सारा का सारा इसी के संदर्भ में लिखा हुआ है। जो ESI का कंसेप्ट है, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने इसीलिए रखा था कि जो लेबर वर्ग है वो बहुजन समाज का है, उनको अगर हेल्थ की सिक्योरिटी दिया जाए, फूड की सिक्योरिटी दिया जाए, तो मामला बनेगा। ब्राह्मणों ने इसका उल्टा निकाल लिया। अभी फूड सिक्योरिटी के लेवल पे क्या करते हो? फूड सिक्योरिटी के लेवल पे 5 किलो चावल बंटवाते हैं, जबकि 5 किलो चावल बंटवाने के बजाय फूड सिक्योरिटी इस लेवल पर होना चाहिए था कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहे, वो खुद ही जनरेट करने लायक बने, उसके लिए उसके पास रोजगार होना चाहिए। तो वो तो है नहीं, रोजगार नहीं है, तो जिधर भंडारा लगा हुआ है उधर वो बैठता है। स्कूलों में पहले ही उनकी आदत डालना शुरू कर दिया गया कि स्कूल में आपको पढ़ने नहीं जाना है, खाना खाने के लिए जाना है। जब बच्चा खाना खाने के लिए जाता है, सड़क पे भी कोई भंडारा चल रहा, बहुत बड़े वो दानी बन के भंडारा करते हैं। भंडारा करने के बाद हमारे लोग लाइन में खड़े होते हैं, और लाइन खड़े होने के बाद उनके दिमाग में गांठ लगती है कि भंडारे से वो प्रसाद खाकर आए। प्रसाद का मतलब उनको समझ में नहीं आया। प्रसाद का मतलब होता जूठन।
जूठन खाकर आते हैं और उसको प्रसाद कहकर गर्व महसूस करते हैं। क्यों? ये सिस्टम डेवलप किया हुआ है। तो जो हमारा इंटेलेक्चुअल है उसको सोशियो इकोनॉमिक हेल्थ केयर सिस्टम अगर डेवलप करना है तो हम लोगों को पॉलिसी मेकिंग में जाने की जरूरत है। अब मेडिकल प्रोफेशनल वर्ग से पूरा हम 100% बहुजन समाज को माने, 100%, उसमें से मुश्किल से 2% ही डॉक्टर और पैरामेडिकल सब होंगे 100% में। 2% लोग ये बहुत बड़े ताकतवर है, लेकिन अपनी ताकत को हम लोगों को पता नहीं है। हमारी ताकत का हमको रियलाइजेशन नहीं है। हमारे बीच में और समाज के बीच में जो गैप पैदा हुआ, ये रूट कॉज है कि हम कोई चेंज नहीं कर पा रहे हैं। समाज में हम जाना नहीं चाहते हैं और समाज हमको नेग्लेक्ट कर रहा कि ये तो डॉक्टर बन गए, हमको बड़ी बड़ी बातें समझा रहे हैं। तो इस रूट कॉज को हम लोगों को समझना होगा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। संविधान हम लोगों को हर लेवल पर प्रोटेक्शन दे रहा है, लेकिन उस संविधान को हमने समझा नहीं। हमने केवल इतना ही कहा कि अगर संविधान को हाथ लगाया तो हम हाथ काट डालेंगे। उन्होंने संविधान को हाथ नहीं लगाया, बगैर लगाए ही सारी चीजों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। भारत का हेल्थ केयर सिस्टम अभी सोशियो इकोनॉमिक हेल्थ सिस्टम नहीं है, ये अभी हेल्थ इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो रहा है और बहुत हद तक कन्वर्ट हो चुका है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो कारपोरेट हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, वो ज्यादातर हॉस्पिटल्स ब्राह्मण बनिया लोगों के हैं। ब्राह्मणों को ब्राह्मण के रूप में मान्यता है नहीं, फिर भी वो ब्राह्मण बन के रह रहे हैं। बनियों को बनिया के रूप में मान्यता है नहीं, फिर भी वो बनिया बनकर रह रहे हैं। और हम लोग भी उनको ब्राह्मण बनिया मानते हुए उनके ही हॉस्पिटल को प्रमोट करने का काम करते रहे। भारत की सरकार इसी चीज को प्रमोट करने का काम कर रही है, लेकिन हमारे जो डॉक्टर्स पैदा हुए वो अपने समाज के बीच में जाना नहीं चाहते। इसका मतलब निकलता है वो लोग इसके लिए दोषी है क्या? सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जो बहुजन समाज के डॉक्टर्स पैरामेडिकल्स जब पैदा हुए, जो अधिकार हमको मिले उसकी वजह से पैदा हुए, तो क्या वो इसके लिए दोषी है? हम ऐसा मानते हैं वो इसके लिए दोषी नहीं है, भारत का सिस्टम इसके लिए दोषी है। हम लोगों ने मेडिकल साइंस की पढ़ाई पढ़ी, मेडिकल साइंस का स्टडी किया, हम लोगों ने सोशल स्टडी नहीं किया। आज जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमारे डॉक्टर्स के पास में, पैरामेडिकल्स के पास में, वो मिली जुली मिक्स इंफॉर्मेशन है। लोग सही से उसका इंटरप्रिटेशन, विश्लेषण भी नहीं कर पाते कि उनके साथ आज जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसका कारण क्या है। बीजेपी को हराने के लिए हम कुछ भी काम करेंगे, इससे आपकी समस्या का समाधान होने वाला नहीं। बीजेपी को हराने से समस्या समाधान नहीं होगा। भारत से ब्राह्मणवाद और समाप्त होना चाहिए। जब तक ये नहीं समाप्त होता तब तक आपकी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। क्या हम ऐसा मानते हैं? हम मान लें कि 2500 साल में हमारे पुरखों ने कुछ नहीं किया, वो लगातार संघर्ष करते रहे हैं और उनकी लड़ाई ब्राह्मणवाद से रही है। ब्राह्मण एग्जिस्ट कर रहे हैं इसलिए ब्राह्मणवाद है। संविधान ब्राह्मणवाद खत्म कर चुका, संविधान ने ब्राह्मण को खत्म कर दिया, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, यही लड़ाई थी। ये चीज हमको गंभीरतापूर्वक समझने की जरूरत है। बीजेपी को हराने से मामला बनने वाला नहीं है, ब्राह्मणों को हराना होगा, ब्राह्मणवाद को हराना होगा। कांग्रेस भी ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी भी ब्राह्मणों की पार्टी है, कम्युनिस्ट ब्राह्मणों की पार्टी है, बहुजनों की पार्टियों में ब्राह्मण है। एक खास बात समझ में नहीं आती, हम लोग कितना डरते रहते हैं कि इतने सारे बहुजनों के संगठन बन गए, इतने संगठन बन गए, इकट्ठा नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ब्राह्मण भी सभी पार्टियों में है। ब्राह्मण डिवाइड होता है वो ताकतवर हो जाता है, ब्राह्मण डिवाइड होता है वो ताकतवर हो जाता है, और हम डिवाइड हो रहे हैं तो कमजोर हो जा रहे हैं। संख्या में हम ज्यादा, कम संख्या वाला जब विभाजित होता है तो वो ताकतवर हो जाता है, और ज्यादा संख्या वाला जब विभाजित होता है वो कमजोर हो जाता है। ये कहां का सिद्धांत है? सही से समझने की जरूरत है। ब्राह्मण खुद ही डिवाइड हो रहा है और हम लोगों को डिवाइड करवा रहा है। ब्राह्मणों ने अपने ऑब्जेक्टिव को नहीं बदला। क्या बीएसपी के ब्राह्मणों ने ईडब्ल्यूएस का विरोध किया? क्या सपा के ब्राह्मणों ने ईडब्ल्यूएस का विरोध किया? कांग्रेस के ब्राह्मणों ने ईडब्ल्यूएस का विरोध किया? किसी भी राजनीतिक पार्टी या सामाजिक पार्टी, सामाजिक संगठन के व्यक्ति ने ईडब्ल्यूएस का विरोध किया क्या? ब्राह्मणों ने
केवल बहुजन लोगों ने ही विरोध किया, पार्टियों ने नहीं। इसका मतलब है कि ब्राह्मणों ने अपना उद्देश्य नहीं बदला, हमारा उद्देश्य उन्होंने बदल दिया। क्या? जब हम बीजेपी में जाते हैं तो हम बीजेपी वाले हो जाते हैं, जब कांग्रेस में जाते हैं तो कांग्रेसी हो जाते हैं, बसपा में जाते हैं बसपाई में हो जाते हैं, सपा में जाते हैं सपाई जाते हैं। ब्राह्मण जहां जाता है वहां ब्राह्मण बन के रहता है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है तब भी ब्राह्मण बन के रहता है। हमारा व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो जो जज बन जाता है। हमारा व्यक्ति जज बनकर काम करता है, ब्राह्मण बन के काम करता है। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। एक महत्वपूर्ण बात हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। एक 15% का सर्कल है, एक 85% का सर्कल है। 15% का व्यक्ति अगर 85% के क्षेत्र में आता है तो समझ लेना वो बदमाशी करेगा ही करेगा। वो बिल्कुल ही आपके साथ में कोई भी इस तरीके का व्यवहार करने वाला नहीं जिससे आपको फायदा होने वाला हो। जब डर होगा तो आपके पैर छू लेगा, लेकिन जैसे ही उसका डर खत्म होगा आपको वो काटने का काम करेगा। यदि 85% का व्यक्ति 15% के क्षेत्र में जाता है तो केवल दलाली का काम करेगा, दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। ये आज तक होता रहा है। तो हम लोगों को हमारी ताकत समझने की जरूरत है। और ये दोष हम लोग अगर समाज के ऊपर मरते हैं, ये बात हमारे समझ में आ रही है, और गांव देहात में लोग जो रोजमर्रा के काम करते हुए अपनी रोजी रोटी चलाते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी थोपते हैं, तो ये काम बनने वाला नहीं। हमको समाज के बीच में जाने की जरूरत है। सोशियो इकोनॉमिक हेल्थ केयर सिस्टम सेंट्रल लेवल पे लागू होना चाहिए। इसके लिए तो आपको हेल्थ पॉलिसी बनाने की अथॉरिटी लेना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। क्योंकि एग्जिस्टिंग सिस्टम में आपकी पॉलिसी चलने वाली नहीं, पॉलिसी बनाने वाले जो लोग हैं वही पॉलिसी पे अमल करेंगे। तो दूसरा तरीका क्या बनता है? आज की डेट में डॉक्टर्स की कमी नहीं है, पैरामेडिकल्स की कमी नहीं है। अगर हम ऑर्गेनाइज तरीके से काम करें तो हमारे समाज को सिंपल बेनिफिट दे सकते हैं। बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स खोले हुए, लैब खोली हुई है, बड़ी नहीं छोटी ही सही लेकिन खोला हुआ है। हम लोग हमारे समाज को अगर उनके क्षेत्र में डाइवर्ट करते हैं तो इससे ब्राह्मणों की सांस की नली कट जाएगी, जो इकोनॉमी को हम उनकी रोक सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल्स क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स क्यों प्रमोट नहीं कर रहे हैं? पांडे जी लिखा हुआ है, मिश्रा जी लिखा हुआ है, तिवारी जी लिखा हुआ है तो वो योग्य डॉक्टर है, और डॉक्टर टूडू लिखा हुआ है तब योग्य नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर टूडू सर काफी सफरत है दिल्ली के, मैं जानता हूं। सबसे योग्य डॉक्टर हमने एलएनजेपी में हमारे एक कार्यकर्ता की मदर का ऑपरेशन सर से ही करवाया था। बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे योग्य हैं समाज में, लेकिन ये फैसिलिटी हम हमारे समाज को प्रोवाइड करने का तरीका डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही अब समाज को आप बोलते हो कि आपका ये डॉक्टर है तो समाज के लोग भी खोपड़ी पे सवार हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास सोशल एजुकेशन नहीं। पहले ही मैंने बताया, पीएसएम पढ़ी जरूर हमने, कितनी पढ़ी? जब तक ग्रेजुएशन किया, उसके बाद पीएसएम पे कुछ अमल नहीं किया गया। भारत सरकार भी अमल नहीं करना चाहती है, हमारे डॉक्टर्स भी अमल नहीं करना चाहते। हेल्थ की डेफिनेशन हम जानते हैं, समझते कभी भी नहीं है। ये हेल्थ डेफिनेशन हम लोगों को समझने की जरूरत है, इसको लेकर समाज के बीच में जाने की जरूरत है। समाज के बीच में और हमारे बीच में जो गैप है, उस गैप को पूरा करना होगा, और ये संगठन शक्ति से ही हो सकता है। ये संगठन वाकई में छोटा मोटा संगठन नहीं है, बड़ा संगठन है। वो अलग बात है कि किसी भी संगठन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में समस्याएं पैदा होती है, लेकिन समय रहते समस्याएं दूर हो जाती है, क्योंकि उसका उद्देश्य और सिद्धांत पहले से निर्धारित है। यह व्यक्ति विशेष के लिए संगठन बनाया हुआ नहीं है, यह डॉक्टर राजेश का संगठन नहीं है। हम लोग इसमें एक केवल कारक है, कारण है। हम लोगों ने संगठन बनाने में पहल किया, यह बात सही है, लेकिन यह संगठन हमारे लिए नहीं है, व्यक्तिगत हमारे लिए नहीं है, समाज के लिए। यह रियलाइजेशन हमें समाज को बताने की जरूरत है। हमारी अकाउंटेबिलिटी जो समाज के प्रति, जवाबदेही समाज के प्रति है, समाज हमको साथ देता है। अगर हम जवाबदेही नहीं रहेंगे, अकाउंटेबल नहीं रहेंगे, तो समाज हमको शक की नजर से देखेगा। इसलिए सोशियो इकोनॉमिक हेल्थ केयर सिस्टम अगर डेवलप करना है हम लोगों को, बगैर पॉलिसी में जाए हुए, तब तक जो एग्जिस्टिंग हमारे पास मैन पावर है
उसका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। इसका हमें संगठन शक्ति के माध्यम से ही उपयोग कर सकते हैं। हेल्थ डिटरमिनेंट जो है वो केवल आप क्लिनिकल डिजीज की बात कर रहे हो, हेल्थ सिक्योरिटी के लेवल अगर बात करना है तो जो हेल्थ डिटरमिनेंट है वो क्या है? फूड सिक्योरिटी। अगर आपका न्यूट्रिशन होगा, हेल्दी फूड होगा, तो उसके अंदर इम्यूनिटी होगा। यही तो आर्टिकल 47 कह रहा है। अगर फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया होता और सभी लोगों को फूड अपना खुद ही बनाने पैदा करने की अगर उनके पास ताकत होती, तो मुझे नहीं लगता कोई आदमी हेल्दी नहीं होता। हेल्दी हो सकता था क्योंकि उसके पास इम्यूनिटी होती। क्लिनिकली मैं बात कर रहा हूं, क्लिनिकली अगर हेल्दी होना था तो उसका न्यूट्रिशन सही होना चाहिए था। इसके लेवल पर आज तक भारत सरकार ने कोई काम नहीं किया। लिविंग स्टैंडर्ड के लेवल पर कुछ लोगों को घर बनाकर दिए गए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज भी गांव देहात में चले जाओ, गांव देहात छोड़ो, इसी दिल्ली में लिविंग स्टैंडर्ड आप देखिए, जो कि झोपड़ियों में जाइए, वहां पर कैसे लोग रह रहे हैं, किस तरीके के रह रहे हैं, उनका कहां से स्टैंडर्ड बढ़ गया। इसका मतलब आर्टिकल 47 फूड सिक्योरिटी, लेबर सिक्योरिटी और हेल्थ सिक्योरिटी की बात कर रहा है, तो वो जब तक नहीं होगा तब तक हमारी समस्याओं का समाधान हम जो करना चाहते हैं वो नहीं होगा। लेकिन पॉलिसी में हम लोग है नहीं, तो जो एग्जिस्टिंग हमारे पास में मैन पावर है उसका हमें उपयोग करने की जरूरत है। इसके लिए इंपा ने प्रोग्राम बनाया हुआ है, हेल्थ केयर एंड सोशल एम्पावरमेंट प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम के ऊपर हम लोग समाज के ऊपर अमल करना चाहते हैं। अमल करने के लिए मैन पावर हमारे पास सीमित है। सीमित मैन पावर के साथ आप कैसे जा सकते हो सारे एरिया में? क्योंकि ये देश जो है 6 लाख गांव, 6 लाख से ज्यादा गांव में रहता है। 6 लाख गांव तक आप पहुंचना चाहते हो तो हर स्टेट में नेटवर्क आपके पास होना चाहिए, हर जिले में आपके पास नेटवर्क होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जो कह रहे हैं जिस समाज में 10 डॉक्टर होंगे, अगर जिले लेवल पर हम लोग 10 डॉक्टर्स को ही अगर मोबिलाइज कर ले, ऑर्गेनाइजेशन से जोड़े, वहां पर कोई हेल्थ कैंप लगाया जाता है, अगर हम लोग समाज के बीच में जाते हैं, तो दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको आपकी जरूरत नहीं है। अब कोविड पीरियड में अच्छे बड़े 30 मार खा लोग समझ गए कि उनका पैसा, उनकी कोई वैल्यू नहीं लगता। उनको डॉक्टर्स की जरूरत पड़ी। लगभग 4000 से ज्यादा तक मैंने ही ऑल इंडिया के लिए कॉल अटेंड करके लोगों को गाइड किया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे 35 लोगों को ऑल इंडिया में हम लोगों ने लिस्ट जारी किया हुआ था और सभी जगह पे ये चीजें हम लोगों ने करने की कोशिश किया। बहुत सारे लोगों की जानें बचाई, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है, वो पीरियड खत्म हो गया, अब वो भूल गए। इसको दोबारा लोगों को रिमाइंड करने के लिए हमारे पास संगठन शक्ति तो होना चाहिए। संगठन शक्ति होती तो उनको रिमाइंड करते। ये विचार डे टू डे डेली प्रचारित होने की जरूरत है। तो हेल्थ केयर एंड सोशल एम्पावरमेंट प्रोग्राम को हमें ऑल इंडिया लेवल पर धीरे धीरे लागू करना होगा। जैसे जैसे मैन पावर डेवलप होती है ये काम करना होगा। दूसरा प्रोग्राम बनाया हुआ है वो है डॉक्टर्स के लेवल पे, पैरामेडिकल्स के लेवल पे, वो है CSME का कार्यक्रम, कंटिन्यूअस सोशियो मेडिकल एजुकेशन। ये कार्यक्रम भी 1.5 घंटे से लगाकर 2 घंटे का कार्यक्रम ऑल इंडिया में हर जगह पे होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज के लेवल पर होना चाहिए, हॉस्पिटल्स के लेवल पर होना चाहिए। ये काम अगर हम लोग करते हैं तो इससे क्या होगा, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल्स हैं, इनको जो करंट क्लिनिकल अपडेट है वो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। मेडिकल कॉलेज में तो रहता है, लेकिन जो PSC CSC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एरिया में रहते हैं, जो रूरल एरिया में हॉस्पिटल्स है, वहां पर करंट अपडेट नहीं जाता है। तो हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल को क्लिनिकली अपडेट करने के लिए CSME का कार्यक्रम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनको क्लिनिकली अपडेट कर सकते हैं। दूसरा उसी में पार्ट है वो सोशल लेवल पर है। उनको किसी भी सोशल टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा और डिबेट करते हैं, उनको समझाते हैं, बताते हैं कि ये तुम्हारी जो समस्या है उसका ये कारण है, करंट में जो सीन चल रहा है उसका ये कारण है, ये सॉल्यूशन है। तो बार बार जब उनके बीच में CSME के कार्यक्रम होंगे तो उन लोगों को धीरे धीरे रियलाइज होना शुरू होगा, क्योंकि निरंतरता ही एक कुंजी है, दूसरा कुछ भी नहीं। कंटिन्यूटी अपना रास्ता बना लेती है। अगर आप केवल एक बार कहोगे फिर बोले लोग आते नहीं, सुनते नहीं, समझते नहीं, मानते नहीं, ये समाज नालायक है, ये समाज का चरित्र है,
बीइंग ए डॉक्टर हम जानते हैं एक बीमारी है, बीमारी का कारण है, हमारे पास पेशेंट आता है, उसके सिम्टम के आधार पे हम लोग उसको जजमेंट बनाते हैं, डीडी बनाते हैं, उसको हम लोग एग्जामिन करते हैं, जरूरत पड़ती है तो इन्वेस्टिगेशन करते हैं और डायग्नोसिस कंफर्म करने के बाद में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, उसको इंडोर ट्रीटमेंट दिया जाए, उसको आउटडोर ट्रीटमेंट दिया जाए या उसको हॉस्पिटलाइज किया जाए, सर्जिकल दिया जाए या मेडिकल दिया जाए, ये डिसाइड करते हैं। तो समाज भी अगर बीमार है, समाज के अंदर जो सिम्टम्स है उसको आइडेंटिफाइड अगर हमने किया हुआ है तो अकॉर्डिंगली हमें उसका मैनेजमेंट करने की जरूरत है। डॉक्टर हम हैं, समाज के भी डॉक्टर हम बन रहे हैं, तो समाज का इलाज करने की जिम्मेदारी हमारी है। समाज को केवल मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। तो CSMA के माध्यम से हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल को हम लोग सेंसिटाइज कर सकते हैं। तीसरा प्रोग्राम जो महत्वपूर्ण प्रोग्राम है वो मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्किंग का प्रोग्राम है। इसको भी हम लोगों ने शुरू किया था, बड़े पैमाने पर इसको लागू भी किया, लेकिन कुछ विपरीत परिस्थितियां बराबर निर्माण होती रहती है, उनसे उभर कर अभी हम लोग दोबारा उसको इफेक्टिवली लागू करने के प्रयास में हैं। जब हमारे समय में था, खासतौर 2000 तक के जो बच्चे हैं वहां तक एक रैगिंग की प्रोसेस हुआ करती थी। अपने से कम 4-5 साल सीनियर और जूनियर के बारे में हम लोगों को नाम सहित और डिस्ट्रिक्ट में हमारे कौन कौन ये पता होता था। अभी अपने ही बैच के बच्चों को यह नहीं मालूम है कि उनके बैच में उनकी कम्युनिटी से कौन बिलोंग करता है। शेड्यूल कास्ट के भी बच्चों को नहीं मालूम, ओबीसी को तो दूर की बात छोड़ दो। यह समस्या निर्माण हुई है। इसकी वजह से जो मेडिकल प्रोफेशनल में जो सेंसिटिविटी होना चाहिए, जो उनके अंदर सोशल नॉलेज होना चाहिए, वो उनकी फैमिली में भी नहीं है, इसलिए उनके अंदर भी नहीं आया। जब उनके साथ प्रॉब्लम्स होती है तो वो गलत स्टेप उठाते हैं। कई सारी घटनाएं हैं। पंजाब का डॉक्टर पंपोज का है, उसके फैमिली ग्राउंड पे नहीं मालूम है कि समाज में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है। उस लड़की ने सुसाइड किया। अभी लखनऊ की एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा, पैरामेडिकल है वो, तो उसके साथ जात सूचक बातें किया गया। हरियाणा में एक लड़की के साथ में इसी तरीके से समस्या खड़ी हुई, सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें वायरल हुई उसकी। फिर उसने हमको भी लेटर लिखा, डॉक्टर विशन, डॉक्टर विक्रम, इन लोगों को भेजा, उधर ही गए, उसको समझाया। ये आज तुम्हारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है स्टूडेंट के साथ में, ये पहली बार नहीं है, ये बार बार हो रहा है, लगातार हो रहा है। ये तब तक होगा जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होता है। सिस्टम को चेंज करने के लिए तुमको आगे आना होगा और इस बात का हमको गर्व होना चाहिए, हम यहां के इंडिजिनस पीपल है। दूसरा और कौन है, वो भी अपने डीएनए का टेस्ट कराए, हम भी अपने डीएनए का टेस्ट कराते, समस्या झंझट खत्म हो जाएगा। हम किसी को विदेशी नहीं कह रहे, जो विदेशी है डीएनए टेस्ट कराओ, अपने आप ही साबित हो जाएगा ना। और 2001 में टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट पब्लिश हुआ था, उससे पता चला था। अगर उसको डाउट करते भी हो तो वेरीफाई किया जा सकता है। तो मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्किंग का प्रोग्राम ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। इन सारे प्रोग्राम्स को हम लोग ऑल इंडिया लेवल पर लागू करना चाहते हैं, इफेक्टिवली लागू करना चाहते हैं। दिल्ली में, और दिल्ली और खासकर दिल्ली एनसीआर एक कॉमन यूनिट बनना चाहिए। दिल्ली एक बड़ा मेट्रो सिटी है, राजधानी है, यहां से पूरे देश में एक बड़ा मैसेज जा सकता है। और हम लोगों ने ये मैसेज दिया भी, ऐसा नहीं इम्पाज कोई अननोन है, लेकिन जहां जहां तक हम लोग, हमारी ताकत और शक्ति थी, वहां तक पहुंचने की कोशिश किया। और जब तक हम लोग इसको अंजाम तक नहीं ले जा पा रहे, तब तक लगातार लगे रहेंगे। आने वाले जो भी पीढ़ी हमारी है, जो भी नई जनरेशन है, उसके लिए बाकायदा हम स्पेस छोड़ते हुए जा रहे हैं कि ऐसा नहीं डॉक्टर राजेश को आज प्रेसिडेंट बनाया गया तो ये आजीवन प्रेसिडेंट यही बने रहेंगे, हम ही इसके मालिक बन के रहेंगे, हमारे बाद ये खत्म हो जाएगा, ऐसा होने देने वाले नहीं है। ये समाज के लिए बनाया हुआ संगठन है, समाज के लिए इसका उपयोग होना चाहिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए दीर्घगामी संगठन होना चाहिए। इस लेवल पर हम लोगों को वर्क करना है। भारत में सोशियो इकोनॉमिक हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप हो, भारत में हम कंज्यूमर और प्रोवाइडर के रूप में कहां है, हमें समझने की जरूरत है। नीट एग्जाम को जो शुरू किया गया था, ये नीट एग्जाम का विरोध भी, और सुप्रीम कोर्ट जो केस फाइल हुआ था उसमें को पिटिशनर थे डॉक्टर कुलदीप सर, वहां मौजूद थे जब हियरिंग चल रही थी। उस समय 2013 में नीट को खत्म किया गया और दोबारा से 17 पे लागू किया गया।
बेसिकली हेल्थ केयर सिस्टम को प्राइवेटाइजेशन की दिशा में बढ़ाने का कार्यक्रम है। जो लोग पहले मेडिकल में आ रहे थे, पहले मेरिट बेसिस पे आए, फिर एग्जाम शुरू किए गए स्टेट लेवल पर, देखा ये लोग रुक ही नहीं रहे हैं। सीबीएसई में तो 2006 तक ऑल इंडिया में कभी शेड्यूल कास्ट को भी रिजर्वेशन नहीं था, ओबीसी को तो अभी 2022 में हुआ है। उस समय जब हम लोग एजुटेशन किया उसके बाद भी शुरू हुआ। तो इसका मतलब निकलता है कि वो लोग हमको हेल्थ सिस्टम में ना आए, पहले तो यही प्रोविजन कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने प्रोविजन कर दिया कि इसके लायक ही ना बचो, यानी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास है। तो पहली बात, जो 12th पास बच्चे हैं वो ही इस लायक नहीं हो, उसके लिए आपका कोचिंग सिस्टम चल रहा है। कौन कोचिंग में 2 लाख 3 लाख रुपए बच्चे खर्च कर पाएगा? लोग डमी स्कूलों में एडमिशन करा रहे हैं। यानी एजुकेशन को केवल एजुकेशन तक सीमित नहीं किया गया, एजुकेशन को हथियार बनाया गया ताकि ओबीसी SC ST लोगों को रोका जा सके। और अगर सिलेक्शन हो गया तो आपको पास आउट नहीं होना चाहिए। नीट शुरू किया गया और हम नीट के ऊपर ही चर्चा करते रह गए, और अभी वो उन्होंने नया प्रोग्राम शुरू कर दिया, वो है एग्जिट एग्जाम का। यानी जो बच्चा फाइनल ईयर में है उसको एग्जिट एग्जाम देना होगा, तभी उसका नाम इनरोल होगा। प्रैक्टिस करना है या पीजी में जाना है, ये नई समस्या खड़ी कर रहे हैं। तो वो नए नए तरीके वो डेवलप करते रहेंगे। इसके लिए सबसे बड़ा कारण है भारत का सिस्टम, और इस सिस्टम को अगर बदलना है तो सबसे पहले सोशल लेवल पर हमें पोलराइजेशन करना होगा। धार्मिक ध्रुवीकरण का सबसे बड़ा हथियार है, उसको काउंटर करना चाहते हो आपको सामाजिक ध्रुवीकरण करना होगा। और ईवीएम का विरोध हम लोग 2013 से लगातार कर रहे हैं। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने फैसले भी दिए हैं, लेकिन वो नया तरीका अभी डेवलप करने वाले हैं। ईवीएम का इस्तेमाल के तरीके उन्होंने बदलना शुरू कर रहे, धीरे धीरे नई तरीका ढूंढ रहे कैसे भारत की राज सत्ता के ऊपर कंट्रोल किया जाए। तो वो लोग तो चाल अपनी चल रहे, हम ही उन चीजों को समझ नहीं पा रहे। हम केवल उनके जो प्रोग्राम बनते हैं उसके ऊपर रिएक्शन करते हैं। बीजेपी हराना ये हमारी रिएक्शन है। हमारा एक्शन क्या होना चाहिए? भारत में संविधान के अनुसार समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय प्रस्तावित होना चाहिए। इसके लिए सोशल पोलराइजेशन पहले होना ही होना चाहिए। बगैर सामाजिक पोलराइजेशन, बगैर सोशल डेमोक्रेसी के कोई भी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अस्थायी नहीं रह सकती है। माननीय कांशीराम साहब ने जो परिवर्तन किया था, उन्होंने सोशल डेमोक्रेसी को स्थापित करने का प्रयास किया था। उनके समय में ओबीसी के लोगों को लगभग 60 जिलों में उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया हुआ था। वही बात जाते जाते शेड्यूल कास्ट तक, शेड्यूल कास्ट से पर्टिकुलर कास्ट तक सीमित हो गया। जितनी भी बहुजनों की राजनीतिक पार्टियां एक विचारधारा को लेकर चली और फिर परिवार और जाति तक सीमित हो गई। इसका मतलब सोशल डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है। सोशल डेमोक्रेसी अगर लागू करना चाहते हैं तो उसके लिए संगठन शक्ति ही एक विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल के आधार पर हम लोग कटिबद्ध हैं इस बात के लिए कि हम लोगों को जो समाज से मिला है, जो संविधान से मिला है, जो हमारे महापुरुषों के द्वारा हमसे अपेक्षाएं थी, उनको पूरा करने के लिए हम लोग दिन रात लगे रहेंगे, निरंतर प्रयास करेंगे। और निरंतर प्रयास करते करते हम लोग अपने गोल को जरूर अचीव करेंगे। कंटिन्यूटी एक दिन रास्ता बना ही लेती है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, केवल यही एकमात्र विकल्प है। हमारी चीजों का प्रचार और प्रसार होना चाहिए। हम प्रचार नहीं करते हैं और प्रसार भी नहीं करते हैं। प्रचार का मतलब है एक ही बात को बार बार कहना। जब एक ही बात को बार बार आप कहते हो तो बात लोगों को दिमाग में घुस जाती है, और हम सही बात को कहना चाहते हैं, वो सही बात को भी हम लोग नहीं कह रहे हैं, वो लोग गलत बात को हमारे बीच में प्रस्तावित कर रहे हैं। 1939 में काका साहब कालेलकर को, जो ओबीसी का कमीशन बना था उनके नाम पर, 1939 में उनको सवाल किया ब्राह्मणों ने, भविष्य में डेमोक्रेसी लागू होने वाली है, डेमोक्रेसी में ब्राह्मणों का वजूद नहीं रहेगा, फिर आप क्या करोगे? तो कालेलकर ने उस समय जवाब दिया कि विज्ञान में धर्म को मिला देंगे, विज्ञान में धर्म को मिला देंगे, झंझट खत्म हो गया। धर्म उनका बहुत बड़ा हथियार है।
तो हम लोगों को यह समझने की जरूरत है, रिलीजन में रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, वो अपने धर्म का पालन करे, जिसको जिस धर्म का पालन करना करे। हमको जो करंट समस्याएं है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है और जो हमारे महापुरुषों की अपेक्षाएं थी, उसका निरंतर प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। केवल प्रचार नहीं, प्रसार भी होना चाहिए। यानी केवल ये समस्या दिल्ली की नहीं है, भारत के संपूर्ण सभी जिलों की, गांव देहात की सभी जगह की समस्या है, जाति जो जाति नहीं है। इसको एनहिलेट करने के लिए, भारत में समता स्वतंत्रता बंधुत्व निर्माण करने के लिए हम लोगों को प्रयास करना होगा और सोशियो इकोनॉमिक हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप करना होगा। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग हमारे पास मैन पावर है, जो रिसोर्सेस है, उसका हमें सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उपयोग करना होगा और फिर उनको रिवोल्यूशन के लिए तैयार करना होगा। ये काम हम लोग करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं, क्योंकि 7:30 हो चुका होने वाले हैं, लंबे समय से हम लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन पे समझने की जरूरत है हम लोगों को। हर हालत में कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी हमको साथ में रखना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार नई बात समझ में आएगी। आर्टिकल 16(4) की जो बात मैंने कहा था कि बैकवर्ड शब्द जो इस्तेमाल किया गया, कॉमन रूप में बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन करके गए कि SC ST OBC लोगों को अलग अलग नहीं है, ये एक ही लोग हैं। और ये बात 1948 में बाबा साहब अम्बेडकर ने लखनऊ में कही, OBC और शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिलजुल के काम करना चाहिए। अगर मिलजुल के काम करते हो तो पंत जैसे लोग तुम्हारे जूते के फीते खोलने में गर्व महसूस करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ही 1946 में किताब लिखते हैं ऊबर शूद्रा, उनको जगाने के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर ही OBC के नाम पर, यानी 10 अक्टूबर 1951 को OBC के लिए इस्तीफा देते हैं, महिलाओं के लिए इस्तीफा देते हैं, हिंदू कोड बिल के नाम पर। यह बात हम लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर की समाज में बताने समझाने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर केवल शेड्यूल कास्ट के लीडर नहीं थे, भारत के समस्त इंडिजिनस पीपल के वो लीडर थे। इसलिए आज ये कार्यक्रम हमारे महामानवों को सामायिक जन्म जयंती को उनको समर्पित है, उनके मिशन को समर्पित है। हम लोग मिलजुल कर दिल्ली और NCR में ये कार्यक्रम करेंगे और इस संगठन की शक्ति बढ़ाएंगे। इस आशा विश्वास के साथ यहीं पर रुकता हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। सभी को जय मल निवासी।